हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जावेद पठान और मैं हूं एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो है सेल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, ताकि मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ सेल के रिलेटेड। दोस्तों, सेल जो है, सेल को हिंदी में दोस्तों कोशिका कहते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा सेल के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, ताकि मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों, 12th और 10th में जो आपने पढ़ा था सेल के बारे में, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी यानी जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो होता है साइटोलॉजी। यानी सेल यानी साइटोलॉजी मतलब स्टडी। सेल के बारे में जब भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो होता है साइटोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। सेल का अगर डेफिनेशन के तौर पर मैं बताऊं तो सबसे पहले सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अगर इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं सेल के, जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लोग तो इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और कुछ तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं सेल के। सेल को सबसे पहले इन्वेंट किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल में न्यूक्लियस है ये पता लगाया गया। दोस्तों, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर है वो सेल से बना है। अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा सेल को जोड़ करके बनाया गया है। दोस्तों, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर जो है वो पूरा सेल से बना हुआ है। तो यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है बॉडी का, तो वो सेल से बना है। तो एक फाउंडेशन है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो इसी तरह अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ तो जिस तरह से हम लोग ईंट लेते हैं कोई भी दीवार बनाते वक्त, ये ईंट से हम लोग दीवार बनाते हैं, उसी तरह इंसान सेल से बनकर टिश्यू से ऑर्गन से पूरा बॉडी बना हुआ है इंसान का सेल के ज़रिए। तो ये इसलिए हम लोगों ने सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। सेल इतना बेसिक है कि हम लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा भी है, जैसे कि 10th में और 12th में। जब हम 10th में 12th साइंस में पढ़ रहे थे वो सेल बायोलॉजी था, जहाँ पे हम लोग सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसको हम सेल साइटोलॉजी कहते हैं। यानी साइटो यानी सेल। जब सेल के बारे में हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो साइटोलॉजी होता है। एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि अंदर की जो ऑर्गेनल्स हैं वो सही हैं या नहीं है, ये देखा जाता है सेल साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में। दोस्तों, सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सेल को हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। जब एंटोनियो लियोन हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपने मॉडिफाइड लेंस के ज़रिए इस सेल को देखा गया था। सेल को देखने के लिए बहुत ही रेजोल्यूशन वाला लेंस चाहिए, जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग उसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर किस तरह है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ही है जिसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं सेल को, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा साइज़ होता है सेल का कि हम लोग उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सेल जो होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग पूरा डिटेल इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी होती है वहाँ पे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल का कि किस तरह से होता है, किस तरह से दिखता है। ये आप देख रहे हो दोस्तों कि सेल जो होता है इस तरह से दिखता है। तो ये होता है नॉर्मल सेल जिस तरह से हम लोग देखते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ, मल्टीसेलुलर यानी दो से ज़्यादा
यानी बिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिल करके ऑर्गेनिज्म बने जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर में दोस्तों सिर्फ एक ही सेल होता है जिसके ज़रिए वो सब काम करते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर में मैन, एनिमल, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए काम करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों काम करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आगे आप देखोगे न्यूक्लियस, सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, उसके साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सब पार्ट्स हैं, ये सब ऑर्गेनेलिज हैं, जिसको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। कई बार इसको कॉम्पोनेंट ऑफ सेल भी कहते हैं, जिसमें सारे ये प्रेजेंट होते हैं। ये होता है दोस्तों सेल का स्ट्रक्चर, जिसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं अंदर। आप देखोगे कि किस तरह से सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है दोस्तों, जो एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। कोई भी पैथोजेंस को एंटर नहीं करने देता। जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे कि ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सिर्फ इनको प्रोवाइड करता है, इनको एंट्री देता है अंदर आने के लिए। जो हमारे शरीर को ज़रूरत है सिर्फ उनको एंट्री देता है अंदर आने के लिए। इसी तरह इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फिर आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है। फिर आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे आप देख सकते हैं वो है राइबोसोम, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। अगर आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, सिंथेसाइज करता है और सारे जो ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं उसको सप्लाई करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है वो होता है लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर करना, फिर उस सेल को प्रोवाइड करना, जितना ज़रूरी हो, जितना नीड्स है उतना सेल को प्रोवाइड करता है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। फिर आप देख सकते हैं सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो सबको कोऑर्डिनेट करता है। न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल कैरिंग करता है। एक न्यू सेल प्री एग्जिस्ट करने के लिए न्यूक्लियस का बहुत बड़ा काम होता है, जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है। जहाँ सेल जो डिवीज़न होता है, सेल जो बनता है वो माइटोटिक और मियोटिक डिवीज़न है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक न्यू सेल अराइज होता है। तो ये सब न्यूक्लियस के ज़रिए होता है। न्यूक्लियस डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन को अलाउ करता है सेल डिवीज़न को हेल्प करने के लिए। ये होता है दोस्तों एंटायर सेल। आप देख सकते हैं किस तरह से है। दोस्तों अभी जो हमने देखा है वो एक नॉर्मल सेल था, किस तरह से आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल दिखता है, उसके ऑर्गन्स, उसके ऑर्गेनेलिज, उसके कंपोनेंट्स किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये होता है नॉर्मल सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसको हमने सेल साइटोलॉजी कहा गया। अब अगर हम कोई एबनॉर्मल सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो पैथोलॉजी होता है दोस्तों। पैथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ डिसीजेस। अगर हम सेल के डिसीजेस को स्टडी कर रहे हैं तो साइटोपैथोलॉजी होता है। तो कोई भी सेल में अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो कोई भी डिसीजेस होती हैं सेल के रिलेटेड, तो हम लोग साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में डायग्नोस करते हैं। सैंपल, अलग अलग सैंपल लेकर के हम लोग डायग्नोस करते हैं, जैसे कि यूरिन सैंपल हो गया, ब्रोंकियल सिक्रेशन हो गया जैसे कि स्पुटम हो गया, फिर पस सेल हो गया, ये सब सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड से कई बार ब्लड सैंपल भी लिया जाता है टेस्टिंग के लिए साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हर एक सैंपल लिया जाता है उसको टेस्टिंग करने के लिए। यूरिन में आप देख सकते हो कि यूरिन में जो है पस सेल प्रेजेंट होता है, फिर ग्रैनुलर सेल प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है, जो कि एबनॉर्मल होता है। जब भी यूरिन में प्रेजेंट आते हैं सेल, ये सेल जो है अगर यूरिन में आते हैं तो वो अबनॉर्मलिटी कहलाती है, क्योंकि नॉर्मली यूरिन में सेल आना
एक लिमिट होता है 4 से 5 आना, 2 से 3 आना, एक नॉर्मल लिमिट होता है। उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो एक अबनॉर्मलिटी है सेल का यूरिन में आना, तो इसलिए एक इन्फ्लामेशन भी हो सकता है बॉडी में। तो जिसके ज़रिए सेल जो है यूरिन में आ रहे हैं, तो यूरिन सैंपल लिया जाता है, उसमें भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें डिटेल में देखा जाता है कि कौन से सेल प्रेजेंट हैं। कई बार आरबीसी भी प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आ जाते हैं। तो ये सब अबनॉर्मलिटीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं। तो सेल को डायग्नोसिस करने के लिए यूरिन सैंपल भी लिया जाता है और ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन भी लिया जाता है, फिर CSF को लिया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी लिया जाता है। देखा जाता है कि सेल CSF में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो अबनॉर्मल भी कहलाता है, जैसे कि पस सेल हो गया। ये सब CSF में आना मतलब एक अबनॉर्मलिटीज़ है दोस्तों। फिर सैंपल के तौर पर दोस्तों स्पर्म को भी लिया जाता है। स्पर्म में अगर मोटाइलिटी चेक करने के लिए सेल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। अगर मोटाइलिटी फास्ट है तो वो नॉर्मल सेल होता है। अगर आप कोई भी अबनॉर्मलिटी है, सेल डेड सेल दिख जाते हैं, डेड स्पर्म सेल दिखते हैं। तो ये सब डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोस्तों सेल को अगर डिटेल में देखना है तो अगर आपको उसके लिए स्टेन बनाना पड़ता है, यानी स्मीयर बनाना पड़ता है। जो खास करके जो स्मीयर यूज़ करते हैं वो है पैप न्यूक्लियर स्टेन होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड में उसको रेडी करते हैं, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तब जाके वो डिटेल में दिखता है दोस्तों। तो ये होता है सेल। कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी होता है। कोई भी अबनॉर्मलिटी ऑफ सेल देखते हैं तो साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो ये होता है दोस्तों सेल। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल किस तरह से होता है, सेल के टाइप्स देखा, सेल की हिस्ट्री देखा, किसने इन्वेंट किया था। फिर हमने देखा कि सेल जो स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की जो स्टडी हम लोग करते हैं वो साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। अगर अबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो तो साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। कोई भी डिसीजेस हो सेल में तो हम लोग कोई भी डिसीजेस हो सेल में साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करते हैं। तो ये एंटायर सेल के बारे में हमने स्टडी किया कि किस तरह से उसको स्टडी किया जाता है, कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो सेल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। इसके अगले वीडियो मैं बनाऊंगा इसके रिलेटेड, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस भी बनाता रहता हूँ शॉर्ट्स, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID, इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हो।